गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज जो बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज योर एंजाइम काइनेटिक्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बेसिकली इसके अंदर हम मेनली एंजाइम्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या होती है आपकी। ठीक है, और जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन होती है उसको हम डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ इनहिबिशंस होते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव, आपका अनकॉम्पिटिटिव, ठीक है, मिक्स्ड इनहिबिशन। ठीक है, वो वन बाय वन हम टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं थोड़ा सा बेसिक्स, एंजाइम्स होते क्या हैं, और फिर हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो ऑब्वियसली जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, तो एंजाइम्स बेसिकली दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। एंजाइम्स क्या होते हैं आपके? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। एंजाइम्स आर biological catalysts which increase the rate of reaction, which increase the rate of reaction by lowering down activation energy, by lowering down activation energy, by lowering down activation energy। ठीक है, तो एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं आपके? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं बाय लोअरिंग डाउन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक तरह से एक बैरियर होता है, तो एंजाइम की प्रेजेंस में वो बैरियर आपका कम हो जाता है। ठीक है, सो एंजाइम्स की बात की जाए तो बेसिकली वैसे तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स ही होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर proteinaceous in nature, but RNA can also act as enzyme. Most of the enzymes are proteinaceous in nature, comma, but RNA can also act as an enzyme. RNA can also act as an enzyme. ठीक है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स कैसे होते हैं? प्रोटीनेशियस, बट आरएनए भी किसकी तरह वर्क कर सकता है? एंजाइम्स। ठीक है, अगर आरएनए एंजाइम की तरह वर्क करता है तो उसे बोलते हैं हम राइबोजाइम। उसे हम क्या बोलते हैं? आपका राइबोजाइम। राइबोजाइम। ठीक है, जैसे इसमें हम एग्जांपल्स होते हैं, जैसे आपका 23S राइबोसोमल आरएनए, ये बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड बनवाता है। ठीक है, जो जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन, सो 23S राइबोसोमल आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, 23S राइबोसोमल आरएनए होता है प्रोकैरियोट्स में, एंड 28S राइबोसोमल आरएनए किसमें होता है? आपका यूकैरियोट्स में। ठीक है, 28S राइबोसोमल आरएनए किसमें होता है? आपका यूकैरियोट्स में। इट इज इन यूकैरियोट्स। ठीक है, सो आरएनए इज बेसिकली एक्टिंग एज ए एंजाइम। तो वैसे तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स प्रोटीनेशियस होते हैं, बट आरएनए भी एंजाइम की तरह वर्क कर सकता है। ठीक है, देखो अगर आप एंजाइम की बात करो ना, जैसे एक वन ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम जो हमारी बॉडी के अंदर होता है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, ये एक हमारी बॉडी का वन ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम है। ठीक है, जैसे ये कौन सी रिएक्शन कराता है? दैट इज CO2 प्लस वाटर गिव राइज टू H2CO3। ठीक है, देखो अगर मैं आपको इस रिएक्शन के बारे में बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मान लो एंजाइम नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम मान लो आपके 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ऑफ कार्बोनिक एसिड इन 1 आवर। अगर एंजाइम नहीं है, ठीक है, एंजाइम नहीं है तो 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं 1 आवर के अंदर, बट एंजाइम की प्रेजेंस में ये हो जाते हैं 6 लाख।
कितने हो जाते हैं आपके 6 लाख, वो भी 1 सेकेंड में। तो आप सोचो ना, जो रिएक्शन एंजाइम की एब्सेंस में आपको 200 मॉलिक्यूल दे रही है, वो भी 1 आवर के अंदर, और अब आप कह रहे हो कि 6 लाख इन 1 सेकेंड। तो एक्चुअली ये जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, ये 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज हो गया। कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया? 10 मिलियन टाइम्स। ठीक है, 10 मिलियन टाइम्स ये आपका इंक्रीज हो गया। जो एंजाइम की एब्सेंस में 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे, एंजाइम की प्रेजेंस में 6 लाख बन रहे हैं। ठीक है, अब देखो अलग अलग एंजाइम्स का अलग अलग होता है। ठीक है, आगे हम एक कंसेप्ट भी पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं हम टर्नओवर नंबर। ठीक है, कि वो कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, वो डिफरेंट एंजाइम्स का अलग अलग होता है। ठीक है, बट अभी हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेस का एग्जांपल दिया, तो मतलब आप देख सकते हो कि एंजाइम्स कितने हद तक रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, एंजाइम्स कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं? बाय लोअरिंग डाउन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, जैसे यहां पर देखो एक ग्राफ है, जैसा आप ये देख सकते हो। ठीक है, दिस इज एनर्जी एंड दिस इज रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक है, अब आप देखो कि देर इज ए ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी है। ये ग्राफ है जो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम है, एब्सेंस ऑफ एंजाइम। और ये आपकी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है ना, मतलब आप ये कह सकते हो कि पहले हाई एनर्जी जो है वो अटेन करनी पड़ती थी, उसके बाद जाके प्रोडक्ट बनता है अगर एंजाइम नहीं है। एंजाइम क्या करते हैं? उस बैरियर को कम कर देते हैं, जिससे हमारी जो रिएक्शन की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एंजाइम को कुछ नहीं होता, एंजाइम तो बाद में आप उसको दोबारा रीयूज कर सकते हो दूसरे रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराने में। बट एंजाइम्स क्या करते हैं? दे इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग डाउन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये एक मतलब बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है कि एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब एक जैसे मैंने यहाँ पर एक क्लासेस के बारे में बताया। ठीक है, ये थोड़ी सी मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाकी तो जो मेन हम आगे इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, एंजाइम्स की क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो वैसे तो देखो एंजाइम्स से बहुत सारे हैं, बट हमने उनको डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्या कर रखा है, हमने उसको क्लासीफाई कर रखा है। ठीक है, 6 ही क्लासेस हैं, और ये इसी ऑर्डर में आपको याद रखनी होती है। ठीक है, जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज, transferase, hydrolase, lyases, isomerases, and ligases. These are the 6 major classes of enzymes: oxidoreductases, transferases, hydrolases, lyases, isomerases, and ligases. अब ऑक्सीडोरिडक्टेज क्या करते हैं? वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराते हैं। ठीक है, जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है ना, जैसे मतलब वही हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का एडिशन। ग्रुप ट्रांसफर में जैसे न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट काइनेज। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ठीक है ना, जैसे हाइड्रोलिसिस जो रिएक्शन होती है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू वाटर, जैसे काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, लाइसिस क्या होते हैं? एडिशन और रिमूवल ऑफ ग्रुप्स टू फॉर्म डबल बॉन्ड। ठीक है, दैट इज फ्यूमारेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप ग्रुप्स को रिमूव करते हो ताकि डबल बॉन्ड आ जाए। ठीक है, जैसे मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक्स है, यहाँ पे वाई है। तो आप इन ग्रुप्स को रिमूव कर दो ताकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, प्लस एक्स वाई। ठीक है, इसके अलावा आइसोमराइजेशन, जो मतलब जैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टो 6 फॉस्फेट, या ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये आइसोमेरेज होते हैं। और लाइगेज का काम क्या होता है? लाइगेशन कराना, कि दो अलग अलग जो आपके सबस्ट्रेट्स हैं उनको उनको लाइगेट कराना एट द एक्सपेंस ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन है कि एंजाइम की क्लासिफिकेशन होती है। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी एंजाइम होता है ना, उसको हम 4 नंबर्स देते हैं। ये एक्चुअली नोमेनक्लेचर होता है। जैसे उसमें पहली क्लास होती है। ठीक है, पहली होती है क्लास, फिर उसके बाद सब क्लास होती है। ठीक है, उसके बाद फिर सब सब क्लास होती है। ठीक है, और उसके बाद हम एक स्पेसिफिक नंबर देते हैं किसको? आपके एंजाइम को। ठीक है, अब देखो मेनली इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि क्लास किसी भी एंजाइम के अगर फर्स्ट नंबर 1 है, इसका मतलब वो ऑक्सीडोरिडक्टेज है। अगर उस एंजाइम का फर्स्ट नंबर 2 है,
इसका मतलब वो ट्रांसफेरेज है। ठीक है, देखो अब ऐसे हम हर एक एंजाइम का तो नहीं याद कर सकते, बट आप एटलीस्ट 6 तो याद रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आगे क्लासेस, क्लास के अंदर जो सब क्लास है, फिर सब सब क्लास है, और फिर उसके बाद हम एक स्पेसिफिक नंबर जो है वो एंजाइम को देते हैं। ठीक है, बट एटलीस्ट वी कैन रिमेंबर द क्लासेस: ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमेरेज एंड लाइगेज। ठीक है, तो ये आपको मेजर क्लासेस जो है वो एंजाइम्स की पता होनी चाहिए। ठीक है, so these are the 6 major classes of enzymes: oxidoreductases, transferases, hydrolases, lysases, isomerases and ligases। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे मेनली आपकी जो माइकेलिस मेंटन इक्वेशन। ठीक है, एंजाइम काइनेटिक्स में हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? माइकेलिस मेंटन इक्वेशन। माइकेलिस मेंटन इक्वेशन। माइकेलिस मेंटन इक्वेशन। ठीक है, अब देखो कोई भी आप रिएक्शन पढ़ते हो, जैसे मान लो ये आपका एंजाइम है, एंजाइम में क्या होती है? एक्टिव साइट। देयर इज ए एक्टिव साइट इन एंजाइम, दिस इज योर सबस्ट्रेट, दिस विल बाइंड टू एंजाइम, तो क्या बन जाता है आपका? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, अब जैसे यहां पर कुछ कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, जैसे K+1, दैट इज रेट कांस्टेंट की जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। K-1 होता है कि ब्रेक डाउन हो रहा है, और एक होता है K+2। ठीक है, एक होता है आपका K+2। ठीक है, अब ये जो माइकेलिस मेंटन इक्वेशन थी, इसमें ना एक एजम्पशन थी। क्या थी आपकी? एक एजम्पशन। जैसे अभी हम जो इक्वेशन पढ़ेंगे उसके लिए एक एजम्पशन थी। क्या एजम्पशन थी आपकी? दैट इज कि जो रेट लिमिटिंग स्टेप है, रेट लिमिटिंग स्टेप is the breakdown of rate limiting step is the breakdown of enzyme substrate complex. Breakdown of enzyme substrate complex into enzyme and product. Into enzyme and product. रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा आपका? ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट। दिस वाज द एजम्पशन। ठीक है, और इक्वेशन क्या थी हमारी? V इज इक्वल टू V max into S by Km plus S। Km plus S। This is a Michaelis-Menten equation. V is equal to V max S by Km plus S। ठीक है, इसमें जी जैसे V होते हैं वेलोसिटी, V max होता है मैक्सिमम, S सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, Km होता है आपका माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट। माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट। और Km हमें बेसिकली क्या बताता है? Km इज बेसिकली, अब इसकी वैसे एक दो डेफिनेशन होती है। एक तो Km इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट when V is equal to V max by 2। It is the concentration of substrate when velocity is V max by 2। ठीक है, और Km एक्चुअली हमें क्या बताता है? एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट। एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट। एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट। ठीक है, Km हमें क्या बताता है? एक तो ये कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट की। ठीक है, एक्चुअली क्या ना, देखो ये अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है
तो इसमें आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ही ऐड कर सकते हो। Km सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है जहां पर वेलोसिटी Vmax/2 है, ठीक है। और Km हमें क्या बताता है, एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट, ठीक है। और एक पॉइंट हम और क्या लिखते हैं कि जो Km है, जैसे ये एंजाइम का, क्योंकि एक तरह से ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो Km होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ it is independent of enzyme and substrate concentration. It is independent of enzyme and substrate concentration. It is independent of enzyme and substrate concentration. Km किसके इंडिपेंडेंट होता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के, ठीक है। क्योंकि देखो एक चीज कांस्टेंट है ना, वैसे तो आपने देखो क्या होता है हर एक एंजाइम के लिए, जैसे Km एक फिक्स वैल्यू है कि इसका ये Km होता है। तो एंजाइम या ऐसे नहीं कि आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, एंजाइम बढ़ाओगे, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि कोई चीज अगर कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट ही है, ठीक है। अब Km बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि Km हमें बताता है एफिनिटी, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो मैंने आपको कह दिया कि बेसिकली एक एंजाइम है, ठीक है। मान लो E1, मान लो वो दो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन दिखा सकता है, एक है सबस्ट्रेट 1, एक है सबस्ट्रेट 2, ठीक है। हमने लिखी Km वैल्यूज, मैंने लिखा कि सबस्ट्रेट 1 के लिए Km वैल्यू है 0.1 मोलर, ठीक है। और इसके लिए मान लो मैंने लिख दिया 0.01 मोलर। एक ही एंजाइम है, ठीक है ना, और वो दो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन दिखा रहा है, ठीक है। एक एंजाइम है, वो दो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन दिखा रहा है, एक के लिए Km है 0.1, एक के लिए 0.01। तो एंजाइम की एफिनिटी किसके लिए ज्यादा है, फर्स्ट सबस्ट्रेट के लिए। हाँ जी। देखो Km आपको बताता है एफिनिटी, आपने देखो एक वैल्यू फिक्स कर दी कि जिस पे Vmax/2 आता है, ठीक है। अब आप बताओ कि अगर ये वाली कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की कम है, 0.01 तो 0.1 से कम है ना। अगर मैं ये कह रहा हूं कि कम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे Vmax/2 अचीव हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ। नहीं, अब वो हम मतलब वो भी बोल सकते हैं, बट एफिनिटी, जितना Km कम होता है उतनी एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी ज्यादा होती है। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। दे विल गिव यू ए क्वेश्चन जिसमें कंपैरिजन होता है। देखो अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, बट क्वेश्चंस करने से पहले हमें थोड़ा थ्योरेटिकली, मतलब हमारे दिमाग में ना पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं है कि ये चलो मैंने एक इक्वेशन लिख दी बस मैंने इसको याद करना है। इक्वेशन चलो है अपनी जगह पर, वो तो वही है, वो तो आपको पता भी होगी। बट जैसे मान लो ये है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि Km इज डिपेंडेंट ऑन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, it is independent of enzyme and substrate, it is dependent on enzyme, independent on substrate। तो ऐसे वो लिखेगा। तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों के इंडिपेंडेंट है। Km की जब भी बात होती है, अगर एक एंजाइम के मान लो उसने आपको 4-5 सबस्ट्रेट दे रखे हैं, आपने Km देखना है जिसके लिए Km कम है, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं ना, उसने हमें मान लो Vmax नहीं गिवन है, हमें सिर्फ Km की वैल्यूज गिवन है। जिसके लिए Km सबसे कम है एंजाइम की, उसके लिए एफिनिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो Km हमेशा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर सबस्टेट, एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर सबस्टेट। Km क्या होता है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर सबस्टेट। जितना Km ज्यादा होगा उतनी एफिनिटी कम है, और जितना Km कम होगा उतनी एफिनिटी ज्यादा है। लोअर द Km हायर विल बी द एफिनिटी, लोअर द Km हायर विल बी द एफिनिटी, ठीक है। एक तो हमने ये कोर कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है। ठीक है, देखो हर एक चीज की एक एप्लीकेशन होती है, बट पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि Km वैल्यू एक्चुअली है क्या। Km वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है जहां पे वेलोसिटी Vmax/2 आती है। अगर कोई किसी एंजाइम का Km कम है, इसका मतलब उसका Vmax/2 जल्दी अचीव हो रहा है, और जल्दी अचीव होने का मतलब एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी क्या आपकी ज्यादा है। लोअर द Km हायर विल बी द एफिनिटी, ठीक है। तो एक तो हमें ये याद रखना है। अब जैसे Vmax ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, या वेलोसिटी डिपेंड करेगी सबस्ट्रेट के ऊपर भी एंजाइम के ऊपर भी,
ठीक है, बट के एम जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी तो आप अभी हम जैसे ग्राफ भी बनाएंगे। एक्चुअली जब हम ग्राफ बनाते हैं किसके बीच में, वेलोसिटी और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में। ठीक है, किसके बीच में, मान लो इधर आपकी वेलोसिटी है, इधर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, तो हमारे पास जो ग्राफ आता है दैट इज ए हाइपरबोलिक कर्व। कैसा ग्राफ आता है, एक हाइपरबोलिक कर्व। ठीक है, दिस इज ए काइंड ऑफ ग्राफ। अब क्या होगा, आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो, वेलोसिटी बढ़ रही है, बट एक सबस्ट्रेट पहुंचने के बाद, मतलब एक कंसंट्रेशन के बाद, क्योंकि यहां पे आपने वी मैक्स अचीव कर लिया, उसके बाद अगर आप सबस्ट्रेट चेंज भी करोगे तो वेलोसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से वी मैक्स हो गया। और अभी हमने कहा कि अगर यहां पर अगर मैं वी मैक्स बाय 2 लिखूं, तो वहां पर जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आती है उसे मैं क्या बोलता हूं, के एम। उसे मैं क्या बोलता हूं, के एम। ठीक है, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, वी मैक्स का हाफ। ठीक है, ये ग्राफ वी और एस के बीच में है, किसके बीच में है, वी और एस के बीच में। ऐसे हम आगे जैसे एक एलोस्टेरिक एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। एक एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, उसका उसकी इक्वेशन थोड़ी अलग होती है। ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे उसका ग्राफ आता है सिग्मोइडल, उसका ग्राफ कैसा आता है, ऐसे सिग्मोइडल। ठीक है, ये किसका होता है, एलोस्टेरिक एंजाइम्स का, मतलब उनमें एक्टिव साइट के अलावा और भी साइट होती हैं। उन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम्स। एलोस्टेरिक एंजाइम्स के लिए कैसा कर्व आता है आपका, सिग्मोइडल। ठीक है, और ये मैंने कैसा बनाया आपका, हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक। ठीक है, तो एक तरफ सिग्मोइडल है, दूसरा कौन सा आपका, हाइपरबोलिक। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करा माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या होती है, उसका ग्राफ कैसा आता है, और केएम हमें क्या बताता है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में वो आपको क्या देता है, जैसे वो आपको वेलोसिटी कहेगा कि अगर इतना, अगर मेरे को इतनी वेलोसिटी अचीव करनी है तो सबस्ट्रेट की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ केएम। ठीक है, जैसे सिंपल सा है, जैसे मान लो उसने आपको कहा कि जब वेलोसिटी 10% ऑफ वी मैक्स है, क्या है, 10% ऑफ वी मैक्स, तो आप मुझे ये बताओ कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ के एम, इन टर्म्स ऑफ के एम। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। अब 10% ऑफ वी मैक्स का मतलब वेलोसिटी कितनी होगी, 10/100 वी मैक्स। 10/100 वी मैक्स का मतलब क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू वी मैक्स बाय 10। वी मैक्स बाय 10, वेलोसिटी कितनी है, वी मैक्स बाय 10। ठीक है, तो v इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस बाय के एम प्लस एस, बाय के एम प्लस एस। ठीक है, अब पुट करो, v की जगह हम क्या पुट करेंगे, वी मैक्स बाय 10। वी मैक्स बाय 10 शुड बी इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस बाय के एम प्लस एस। ठीक है, वी मैक्स से वी मैक्स क्या कर दो आप, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, के एम प्लस एस को उधर ले जाओ, तो के एम प्लस एस किसके इक्वल आया, इट इज इक्वल टू 10s। तो के एम किसके इक्वल आ गया, 9s। तो s किसके इक्वल आ गया, के एम बाय 9। s इज इक्वल टू के एम बाय 9। ये आंसर आ गया। मतलब के एम तो फिक्स है, के एम आपने कहा जिस कंसंट्रेशन पे वी मैक्स बाय 2 आता है। ठीक है, अगर मुझे वेलोसिटी का 10% अचीव करना है तो मुझे के एम बाय 9 चाहिए। मतलब जितना के एम है, जो भी वैल्यू के एम किया है, उसको मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा। के एम इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, देखो क्या होता है ना, ये जो हमें ग्राफ दिखते हैं ये इक्वेशन के हिसाब से होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने कहा कि वेलोसिटी 20% ऑफ वी मैक्स है। ठीक है, ऐसे में मतलब 90 तक निकालना है। मैंने आपको कहा कि वेलोसिटी जो है वो 20% ऑफ वी मैक्स है। इसका मतलब वेलोसिटी कितनी होगी, 20/100, तो दैट इज इक्वल टू वी मैक्स बाय 5। वी मैक्स बाय 5। अब सिंपली मेरे को वेलोसिटी की जगह क्या पुट करना है, वी मैक्स बाय 5। सो दैट इज वी मैक्स बाय 5 इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस बाय के एम प्लस एस। वी मैक्स इंटू एस बाय के एम प्लस एस। अगेन वी मैक्स से वी मैक्स कैंसिल आउट हो गया, तो के एम प्लस एस किसके इक्वल आ गया, 5s के।
तो के एम किसके इक्वल आ गया? 4s। तो s किसके इक्वल आ गया? के एम बाय 4। s किसके इक्वल आ गया? के एम बाय 4। अगर मुझे 20% ऑफ वी मैक्स चाहिए, ठीक है। अब देखो ऐसे ही हमें 90% तक निकालना है। कहां तक निकालना है? 90% तक। अब उसने कहा कि वेलोसिटी जो है वो 30% ऑफ वी मैक्स है, ठीक है। आप भी करो साथ साथ, मैं भी करता हूं। वेलोसिटी किसके इक्वल है? 30% ऑफ वी मैक्स। इसका मतलब वेलोसिटी कितनी होगी? 30/100 वी मैक्स, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3/10 वी मैक्स। 3/10 वी मैक्स, ठीक है। अगेन आई विल पुट द सेम वैल्यू। 3/10 वी मैक्स इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस बाय के एम प्लस एस। अगेन आप वी मैक्स से वी मैक्स कर दो कैंसिल आउट, तो 3 km प्लस 3s इज इक्वल टू 10s। 3 km प्लस 3s इज इक्वल टू 10s। तो 3 km किसके इक्वल आ जाएगा? इट इज इक्वल टू 7s। और s किसके इक्वल आ गया आपका? 3/7 km। 3/7 km, ठीक है। तो ये एक सबसे सिंपल क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है, कि आपको ये पता हो कि एक स्पेसिफिक, अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो उस पे मुझे सबस्ट्रेट कितना चाहिए होगा इन टर्म्स ऑफ km, ठीक है। या तो ये होता है, या ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें आपको, ऑब्वियसली आप देख रहे हो ना, ये जो इक्वेशन है इसमें v है, v मैक्स है, s है, km है। तो आउट ऑफ 4 आपको 3 थिंग्स विल बी गिवन। जैसे मे बी आपको आपको v गिवन है, v मैक्स गिवन है, s गिवन है, तो km निकालो, ठीक है। v गिवन है, km गिवन है, s गिवन है, v मैक्स निकालो, ठीक है। तो वैसा आपको दे सकते हैं। अब हमने वेलोसिटी निकालनी है 40% ऑफ वी मैक्स। अब हमने वेलोसिटी किसकी निकालनी है? अगर 40% ऑफ वी मैक्स है, वेलोसिटी इज 40% ऑफ वी मैक्स। 40% ऑफ वी मैक्स का मतलब वेलोसिटी कितनी होगी? 40/100 वी मैक्स। 40/100 वी मैक्स, किसको मतलब मैं क्या लिखूंगा? 2/5। 2/5 वी मैक्स, ठीक है। तो सिंपली यहां पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। 2/5 वी मैक्स इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस बाय के एम प्लस एस। तो वी मैक्स से वी मैक्स क्या? सो 2 km प्लस 2s इज इक्वल टू 5s, ठीक है। तो ये उधर चला जाएगा, तो 2 km किसके इक्वल आ गया? 3s। तो s मेरा यहां से कितना आ जाएगा? 2/3 km। 2/3 km, ठीक है। अभी हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे बेस्ड। अब अगर 50% है, अब देखो 50% में कितना आना चाहिए? एस और के एम इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर वेलोसिटी कितनी है? 50% ऑफ वी मैक्स। 50% ऑफ वी मैक्स का मतलब हो गया 50/100, विच इज वी मैक्स बाय 2, ठीक है। वी मैक्स बाय 2। तो अगर मैं वी मैक्स बाय 2 पुट कर रहा हूं, वी मैक्स बाय 2 इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस बाय के एम प्लस एस। अब वी मैक्स से वी मैक्स कैंसिल आउट हो गया, तो के एम प्लस एस किसके इक्वल आ गया आपका? 2s। तो यहां से के एम किसके इक्वल आ जाएगा? s। के एम इज इक्वल टू s। तो के एम कितना आ गया आपका? s। यही हमने कहा था ना कि के एम वो सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन है जहां पे वेलोसिटी वी मैक्स बाय 2 होती है, ठीक है। तो हमने 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे हम 60 निकालते हैं। वेलोसिटी इज 60% ऑफ वी मैक्स। अब 60% ऑफ वी मैक्स का मतलब क्या हुआ? 60/100, ठीक है, विच विल बी योर 60/100। तो कितना आ गया? 3/5 इज इक्वल टू 3/5
वी मैक्स। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस बाय के एम प्लस एस। वी मैक्स इंटू एस बाय के एम प्लस एस। ठीक है, तो यहां पर v की वैल्यू हमने पुट कर दी 3/5 वी मैक्स इज इक्वल टू वी मैक्स एस बाय के एम प्लस एस। ठीक है, तो वी मैक्स से वी मैक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, सो 3 km+3s किसके इक्वल आ गया, 5s। 3 km+3s किसके इक्वल आ गया, 5s। तो यहां से 3 km किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू 2s। तो s कितना आ जाएगा, 3/2 km। s विल बी इक्वल टू 3/2 km। 3/2 km। ठीक है, अगर वेलोसिटी वी मैक्स का 60% है, ऐसे हमने निकाला वेलोसिटी इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल इट इज 70% ऑफ वी मैक्स। कितना है वेलोसिटी, कितना है आपका, 70% ऑफ वी मैक्स। ठीक है, सो दैट विल बी 7/10। तो सीधे मैं पुट कर देता हूं 7/10 वी मैक्स इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस बाय के एम प्लस एस। ठीक है, अगेन वी मैक्स से वी मैक्स कैंसिल आउट हो गया, तो 7 km प्लस 7s इज इक्वल टू 10s। तो यहां से 7 km किसके इक्वल आ गया, 3s। और यहां से s कितना आ गया आपका, 7/3 km। 7/3 km। ठीक है, ऐसे हमने एक निकाला वेलोसिटी इज इक्वल टू 80% ऑफ वी मैक्स। वेलोसिटी कितना है आपका, 80%। दैट इज बेसिकली 4/5। 80% ऑफ वी मैक्स का मतलब क्या बना, 80/100 विच इज 4/5 वी मैक्स। 4/5 वी मैक्स। ठीक है, अब यहां पर भी वही पुट करना हमने, 4/5 वी मैक्स इज इक्वल टू वी मैक्स एस बाय के एम प्लस एस। ठीक है, तो अगेन वी मैक्स से वी मैक्स कैंसिल, और क्या आ गया आपका, 4 km प्लस 4s इज इक्वल टू 5s। तो s किसके इक्वल आ गया, 4 km। s इज इक्वल टू 4 km। अब देखो, इसको समझना थोड़ा जरूरी है कि एक्चुअली देखो क्या ना, जो हम पढ़ रहे हैं वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, देखो अभी हमने पढ़ा था कि अगर मुझे 50% अचीव करना है, अगर मुझे वेलोसिटी का 50% अचीव करना है, तो वैल्यू चाहिए km। मतलब ये सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर मुझे वी मैक्स अचीव करना है तो 2 km हो जाएगा। जैसे होता है ना, अगर आप जनरल बात करें तो आपने कह दिया km वो कंसेंट्रेशन है, भला अगर मुझे वी मैक्स बाय 2 अचीव करना है तो km है। ठीक है, वी मैक्स बाय 2 अचीव करना है तो km है। अगर सिंपल में देखें, इसका मतलब वी मैक्स किस पे अचीव हो जाना चाहिए, 2 km पे। बट ऐसा नहीं होता ना। अभी आप देखो 4 km, जब मैंने km को 4 टाइम्स भी कर दिया ना, अभी भी वी मैक्स का सिर्फ 80% अचीव हुआ है। ठीक है, अभी भी कितना अचीव हुआ है, सिर्फ 80%। अभी देखना 90 पे आपका 9 km आएगा। मतलब 80 से 90 जाने में आपको 5 टाइम्स और के 5 ऐड करना पड़ेगा, प्लस 5 km। ठीक है, देखो अभी 90% में निकालता हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू 90% ऑफ वी मैक्स। 90% ऑफ वी मैक्स का मतलब हो गया 9/10। इट इज इक्वल टू 9/10 वी मैक्स। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वी मैक्स इंटू एस बाय के एम प्लस एस।
तो वेलोसिटी को मैं क्या पुट करूंगा, 9/10 Vmax इज इक्वल टू Vmax इंटू S/Km+S। अब Vmax से Vmax क्या होगा, कैंसिल आउट। सो 9 Km+9S इज इक्वल टू 10S। तो देखो यहां से S कितना आया, S इज इक्वल टू 9 km। S इज इक्वल टू 9 km। ठीक है, देखो ये जो टॉपिक है ना, इस पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो यू आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या ना, बड़े सारे सब टॉपिक्स हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, अभी हम जैसे बेसिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, हम डिफरेंट इसी इक्वेशन को ना हम डिफरेंट फॉर्म्स में लिखते हैं। लाइनबर्ग प्लॉट, एडी हॉफस्टी प्लॉट, हेन्स वुल्फ प्लॉट। ठीक है, एक वो टॉपिक होता है। फिर क्वेश्चन आता है इनहिबिशंस के ऊपर। ठीक है, वो भी बहुत कॉमन क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। और फिर एक थोड़ा सा एंजाइम की एक्टिविटी पे होता है। जैसे अभी तो सिर्फ हम किसकी बात करें ना, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट की सबस्ट्रेट के साथ वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, और ये तो हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं। फिर एक होता है एंजाइम्स। देखो हर एक एंजाइम जो होता है ना, वो एक स्पेसिफिक पीएच, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर बेस्ट एक्टिविटी दिखाता है। ठीक है, जैसे वो हमारा जो माउथ है, उसमें सिलेवरी माइलेज होता है। तो हमारे सलाइवा की पीएच है 6.8, तो उसकी सबसे बेस्ट एक्टिविटी 6.8 पे है। हमारे स्टमक के अंदर एंजाइम्स होते हैं जिनका काम होता है ब्रेक डाउन करना। और स्टमक में पीएच होती है हाईली एसिडिक। ठीक है, मतलब 1.8 to 2। तो वो एंजाइम्स एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो मेनली हमें यहाँ पर क्या समझना है। तो अभी जैसे मैं आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस दिखाऊंगा। सो देर आर मेनी सब टॉपिक्स। ठीक है, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं पता होता ना कि वो हमारे से उस दिन कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आने को इजी भी आ सकता है, आने को टफ भी आ सकता है। ठीक है, तो हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, बट सबसे पहले, नाउ दिस इज वेरी बेसिक थिंग। ये जो हमने पढ़ा है बहुत इजी है, इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं है। ठीक है, जैसे एक दो क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ। जैसे ये देखो, मान लो आपके सामने क्वेश्चन है। उसने आपको क्वेश्चन दिया, एक एंजाइम है जो माइकेलिस मेंटन काइनेटिक्स को फॉलो करता है। बाय व्हाट फैक्टर शुड द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज टू चेंज द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम 20% to 80%। मान लो मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन को 20 से 80 तक लेके जाना है। तो वो कह रहा है मैं किस फैक्टर से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूं। बाय व्हाट फैक्टर शुड द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज टू चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम 20% to 80%। 20% to 80%। ठीक है, एक एंजाइम माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स को फॉलो करता है। किस फैक्टर से हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन 20 से 80 हो जाए। हाँ जी, क्या आंसर होना चाहिए। देखो ना आपने, जैसे अब एक तो होता है ना कि या तो हम सारी वैल्यूज निकालें। अब जैसे 20% पे अभी सबस्ट्रेट कितना आया था, Km/4, ये अभी हमने निकाला है। और 80% पे कितना आता है, 4 Km। Km/4 को मैं किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं कि 4 Km आ जाए। इट शुड बी 16। ठीक है ना, मतलब कि जो 20% पे जितना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन था उसको मुझे 16 फैक्टर से इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये भी चलो एक दो क्वेश्चन है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो। वो कह रहा है व्हाट इज द फोल्ड डिफरेंस बिटवीन
v एट s इज इक्वल टू के एम, मतलब जब वेलोसिटी है जब s के एम है, और दूसरी वेलोसिटी जब s 1000 के एम है, where v is the initial velocity of an enzyme catalyzed reaction, s is the substrate concentration and km is the Michaelis constant. क्या फोल्ड डिफरेंस होगा जब वेलोसिटी, एक तो सबस्ट्रेट km है और जब सबस्ट्रेट 1000 km है, तो उसमें हमें फोल्ड डिफरेंस निकालना है। करिए इस क्वेश्चन को ट्राई। देखो क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, व्हाट इज द फोल्ड डिफरेंस बिटवीन v एट s इज इक्वल टू km एंड v एट s इज इक्वल टू 1000 km, where v is the initial velocity of an enzyme catalyzed reaction, s is the substrate concentration and km is the Michaelis constant। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, अब हमें s इज इक्वल टू के एम पे तो पता ही है कि वेलोसिटी कितनी होती है, दैट इज वी मैक्स बाय 2 या 0.5 मैं वी मैक्स लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैं वेलोसिटी निकालता हूं जब s 1000 के एम है। ठीक है, अब देखो v किसके इक्वल होता है, वी मैक्स, s की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 1000 के एम, 1000 के एम डिवाइडेड बाय क्या होता है, के एम प्लस एस, तो मतलब वो कितना हो जाएगा 1001 के एम, यही हो जाएगा ना, क्योंकि एस की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 1000 के एम, तो के एम से के एम तो कैंसिल आउट हो गया। अब 1000 बाय 1001 कितना आ रहा है, मेरे को ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, 1000 डिवाइडेड बाय 1001, ये आ रहा है आपका 0.999 वी मैक्स। देखो मैंने जब सबस्टेट को के एम के 1000 टाइम्स भी कर देना, तब भी देखो आपका वी मैक्स अचीव नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो मतलब वी मैक्स तो चलो एक तरह से आप कह सकते हो कि एक बहुत हाई सबस्टेट पे कंसंट्रेशन पे जाके अचीव होगा, 0.999 वी मैक्स। अब यहां पे कितना था, वी मैक्स बाय 2। अब फोल्ड डिफरेंस का मतलब क्या है कि 0.5 वी मैक्स, क्योंकि ये 0.5 वी मैक्स है। ठीक है, अब 0.5 वी मैक्स को मान लो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 0.999 वी मैक्स आए, यही तो फोल्ड डिफरेंस होगा ना, कितने फोल्ड डिफरेंस है। नहीं वो डिफरेंस नहीं ना, वो तो फिर 0.999 माइनस 0.5 कर रहे होगे आप। ठीक है, फोल्ड डिफरेंस। तो अब अगर मैं 0.5 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 1.998 से, तब 0.999 आएगा। ठीक है, तो कितने फोल्ड डिफरेंस हुआ ये, 1.998, तो इसका आंसर क्या होगा, 1.998। क्या हुआ, 1.998। देखो आप समझ रहे हो ना कि इक्वेशन इज वन थिंग, ठीक है, बट जैसे होता है ना, अभी अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको, मैंने आपको बताया ना, वेलोसिटी भी गिवन है, आपको के एम भी गिवन है, एस भी गिवन है, आप वी मैक्स निकाल लो, तो आपको बस एक इक्वेशन है, उसको किस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे देखो एक ये क्वेश्चन आया, कहता है बताओ वी नोट बाय वी मैक्स क्या होगा, रेशो। एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है, एक में मतलब जब एस 3 के एम है और 9 के एम है रिस्पेक्टिवली, हमें किसकी रेशियो बतानी है, वी नॉट बाय वी मैक्स की। देखो वी मैक्स तो फिक्स है, ये तो आपका वी नॉट आपने निकालना है। जैसे अभी अगर मान लो इस क्वेश्चन में, जैसे अभी हमने निकाला था, अगर 9 के एम है, तो हमारा वी नॉट कितना था, जब हमने 9 के एम पे निकाला है, जब एस 9 के एम था तो कितना था, वेलोसिटी कितनी थी, 90% ऑफ वी मैक्स, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.9 वी मैक्स, क्योंकि 90/100 हो गया ना, सो दैट इज 0.9 वी मैक्स। इसका मतलब अगर मैं वी नॉट बाय वी मैक्स की रेशियो निकाल लूं तो वो 0.9 आएगी। अब देखो क्या है, एक ही ऑप्शन में ये 0.9 गिवन है, और किसी ऑप्शन में 0.9 गिवन ही नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू तो मैंने कैलकुलेट कर रखी है।
चलो लेकिन जैसे S इज इक्वल टू 3 km है, उस पर भी हम निकाल के देख लेते हैं। देखो क्या होता है ना, एग्जाम में अगर आएगा तो मुझे ये चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता है अगर S 9 km है तो वेलोसिटी 90% ऑफ वी मैक्स है। ठीक है, अब उसने एस हमें कितना दिया है, यहां पर एस कितना गिवन है हमें 3 km। तो सिंपली मैंने क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, वी मैक्स मुझे गिवन है। ठीक है, मतलब वी मैक्स, मतलब मुझे यहां पर वी मैक्स सिंपली लिखना है, एस को मैंने क्या लिखना है 3 km, नीचे के एम प्लस एस, मतलब के एम प्लस 3 km कितना हो जाएगा 4 km। तो के एम से के एम क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो 3/4 कितना आएगा आपका 0.75 वी मैक्स। तो 0.75 वी मैक्स बाय वी मैक्स 0.75 आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा आपका डी। इसका क्या आंसर होगा आपका डी। ठीक है, तो इस तरह से आपसे वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में आ रखा है, ये वाला क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताया ये भी नेट के एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जो थोड़े बेसिक एग्जाम्स के अंदर आते हैं, जैसे जैम का एग्जाम होता है, गेट का एग्जाम होता है। अब वो होता है ना, द डिफरेंस इज इन द लेवल ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, या वो किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, अब ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर वैल्यूज गिवन है। एन एंजाइम कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ 4 into 10 की पावर -4 मोलर सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट एट ए रेट ऑफ 20 माइक्रोमोलर पर मिनट। ठीक है, के एम वैल्यू मुझे गिवन है, तो वो कहता है वी मैक्स बताओ। ठीक है, अब मुझे क्या क्या गिवन है इसमें, सबस्ट्रेट भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, के एम भी गिवन है। तो मुझे वी मैक्स निकालना है। वेलोसिटी कितने हैं यहां पर, क्योंकि फॉर्मूला तो मुझे पता है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस बाई के एम प्लस एस। velocity is equal to vmax into s by km plus s। ठीक है, velocity कितनी की बना मुझे 20 20 माइक्रोमोलर पर मिनट। ठीक है, vmax मुझे निकालना है, सबस्ट्रेट कितना गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर। ठीक है, मुझे km कितना गिवन है 2, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अब देखो ये दोनों चीजें मोलर में ही है, वो तो मोलर से मोलर कैंसिल आउट ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार ना आपको ये ध्यान रखना होता है, जैसे या तो इस माइक्रोमोलर को भी आप मोलर में कन्वर्ट करो, बट आंसर मुझे माइक्रोमोलर में निकालना है, और इधर तो मोलर मोलर कट गया, तो आंसर किसको, यहां पर इसकी जरूरत नहीं है ना करने की। देखो क्या ना, ये वैल्यू भी मोलर में है, ये दोनों मिला के भी मोलर में है। अगर ये होता है ना, जैसे एक मोलर में गिवन की होती है, एक माइक्रो में, फिर अगर के एम और एस, जैसे अगर एक मोलर में गिवन होता है एक माइक्रो में, तो फिर या तो दोनों को मोलर में कन्वर्ट करो या दोनों को माइक्रो में करो। इस क्वेश्चन में हमें ना इस चीज की जरूरत नहीं थी। ठीक है, जैसे अगर आप चलो मान भी लेते हैं, चलो आप कहते हैं माइक्रो मोलर में कन्वर्ट करते हैं, वैसे जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं आपको कहूं कि 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर को अगर मुझे माइक्रो मोलर में लिखना है तो क्या वैल्यू आएगी, अगर इसी चीज को मैंने किस फॉर्म में लिखना है माइक्रो मोलर में, तो क्या वैल्यू, क्या आंसर आएगा। हम्म, अगर 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर को मुझे माइक्रो मोलर में लिखना है, ये वाली गेम चलती है इसमें ना, आपको ये कन्वर्जन आने चाहिए। ठीक है, जैसे अभी इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, बट आगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। ऐसा नहीं होता ना एक चीज, जैसे मान लो हमें किसी चीज को ऐड भी करना है, जैसे हम सिंपल सी बात करें, मैंने आपको कहा कि यू हैव 1 kg ऑफ समथिंग। ठीक है, एंड यू हैव 100 ग्राम ऑफ समथिंग, तो आप उसको ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते। या तो अगर आप 1 kg को या तो 1000 ग्राम लिखो, प्लस 100 तब वो 1100 ग्राम हो गया, या आप 100 ग्राम को 0.1 kg लिखो। ऐसे थोड़ा होता है 1000 मतलब 1 kg प्लस 100 ग्राम, दीज थिंग्स कैन नॉट बी एडेड। ठीक है, ये चीजें आप ऐड भी नहीं कर सकते और सीधा डिवाइड भी नहीं कर सकते। सीधा ऐसे कैसे करोगे, आप ऊपर लिख रहे हो 1 kg, नीचे लिख रहे हो आप 100 ग्राम, तो सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। कितना माइक्रोमोलर आना चाहिए। हाँ, अब देखो इसको करने का क्या फंडा होता है, आपने लिखा, देखो माइक्रो होता है -6, पहले ये दिमाग में होना चाहिए, माइक्रो कितना होता है
-6। ठीक है, अब मैंने इसको क्या लिखा हुआ है, 4 इंटू टेन के पावर -4। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, सीधा ही अपने आप ही -6 कर देंगे। ऐसे नहीं करना ना। अगर मेरे को इसको -6 करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे -4 की जगह -6 चाहिए, तो इसको मैं क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, क्योंकि मुझे इसको -6 करना है। तो ये जो 100 है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 400 इंटू टेन के पावर -6। -6 क्या होता है, माइक्रो। तो क्या हो गया ये 400। ठीक है, तो हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए, अब ये नहीं है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, सीधा 100 से डिवाइड तो कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है ना। आपने देखो, अगर इफ आई वांट टू राइट 4 इंटू टेन की -4, तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है मेरा, 400 माइक्रो मोलर। अब देखो क्या हुआ, अब वही है ना, यहां पर आप 400 600 करते तो वो कैंसिल हो गया, उसने आपको क्या देना था, आपका 2/3। ठीक है, तो यहां पर जरूरत नहीं है, अदरवाइज आगे क्वेश्चंस में आपको देखना पड़ेगा। तो ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। अब ये कितना हो गया, 2 और ये 3, तो उधर मैं ले जाऊंगा 20 इंटू 3/2, तो 60/2 कितना आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 30 माइक्रोमोलर पर मिनट। तो इसका आंसर मेरा कितना आ गया, 30 माइक्रोमोलर पर मिनट, 30 माइक्रोमोलर पर मिनट। ठीक है, देखो ये हम सबसे अभी यू कैन से कि जो सबसे इजी वाला पार्ट है एंजाइम कैनेटिक्स में वो कर रहे हैं। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, कन्वर्जन्स कैसे करते हैं, ठीक है, और ये कैसे होता है ना, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, तभी ये क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो एंजाइम कैनेटिक्स टॉपिक ही ऐसा है, आप कोई भी एग्जाम उठा लो तो इन्होंने इस पर न्यूमेरिकली देना है। ठीक है, या चलो थोड़े बहुत आगे ग्राफ्स आएंगे। ठीक है, मतलब थोड़ा थ्योरेटिकल भी आजकल क्वेश्चन दे रहे हैं, वो भी हम समझेंगे। ठीक है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन चलो आप ट्राई करना खुद से। अब चलो हम थोड़ा सा ना एंजाइम की ना यूनिट्स होती हैं, क्योंकि उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके उस पे बेस्ड हैं। अब जैसे ये देखो, ये एक बड़ा इजी क्वेश्चन आया था, मतलब ये वैसे ही देखो, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। उसने देखो क्वेश्चन क्या दिया, कहते हैं कि एंजाइम है, उसका क्या नाम है, एल्कलाइन फॉस्फेटेस। ठीक है, इट वॉज टेस्टेड फॉर इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी यूजिंग द सबस्ट्रेट पैरा नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट। मतलब ऑब्वियसली एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा। के एम कितना गिवन है, 10 मिलीमोलर। वी मैक्स कितना है, 100 माइक्रोमोल पर मिनट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन एट ए सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन ऑफ 10 मिलीमोलर। अब मेरे को पता है कि 10 मिलीमोलर तो इसका के एम ही है, तो के एम पे वैल्यू कितनी होती है, V max/2। तो क्या आंसर आ गया, हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमें के एम भी गिवन है और हमसे पूछ रहा है कि बताओ जी, जब सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन 10 मिलीमोलर है तो वो सबस्ट्रेट तो के एम ही है, तो के एम पे तो V max/2 ही आएगा। तो आंसर इसका क्या आ गया, ए। ठीक है, अब जैसे चलो मैं आपको थोड़ा सा कुछ यूनिट्स के बारे में बताता हूँ, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो उसी पे बेस्ड हैं आपके। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन भी आप ट्राई करना, इसमें भी आपको क्या है, एस निकालना है। इसमें आपको क्या गिवन है, इन मतलब वी गिवन है, वी मैक्स गिवन है, के एम गिवन है। जब देखो ना, चार में से अगर तीन चीजें आपको गिवन है तो एक आप निकाल ही सकते हो। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, यूनिट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो क्या है ना, आप थ्योरेटिकली आप ये कहोगे कि इट इज नॉट दैट मच वास्ट। जैसे होता है ना, थ्योरी थ्योरी पढ़नी हो तो उसमें उसमें नहीं इतना टाइम लगता, बट ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको यू नीड टू फेस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है ना, कि एग्जाम के अंदर जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं वो फेस करने जरूरी हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको सारे के सारे जो होते हैं ना टाइप्स होती हैं, ठीक है, सारे टाइप से क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, कुछ मैं आपको खुद कराऊंगा, कुछ आप खुद से ट्राई करोगे, ताकि आपको पता लगे कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक सिर्फ हमने पढ़ा माइकलिस मेंटन इक्वेशन में ली, और आपने देखा कि एक इक्वेशन है, उसमें उस वैल्यूज को पुट करना है।
और थोड़ा सा हमने ये देखा कि थ्योरेटिकली कि Km जो है वो एंजाइम और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जो आपकी वेलोसिटी होती है, जो वी मैक्स होता है, वो एंजाइम सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली है ना, आपने वी मैक्स अचीव करना है तो आपको सबस्ट्रेट तो एक लेवल तक देना पड़ेगा ना। अगर आप सबस्ट्रेट ही नहीं दे रहे तो फिर तो आपकी वेलोसिटी आपकी कम ही रहेगी, मतलब वो तो फिर उतना तो वी मैक्स अचीव ही नहीं होगा ना। ठीक है, तो वेलोसिटी आपकी सबस्ट्रेट और एंजाइम के साथ चेंज होती है। ठीक है, लेकिन Km इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, अब एक आता है यूनिट्स। व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी? यूनिट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, यूनिट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, इसमें भी हम कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे। यूनिट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, अब जैसे एक यूनिट होती है जिसे बोलते हैं हम आपका, दैट इज एक्टिविटी यूनिट। क्या बोलते हैं? एक्टिविटी यूनिट। एक्टिविटी यूनिट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? आपका यू से, एक्टिविटी यूनिट। ठीक है, सो इट इज द अमाउंट ऑफ एंजाइम, इट इज द अमाउंट ऑफ एंजाइम that catalyzes the, it is the amount of enzyme that catalyzes the conversion of, that catalyzes the conversion of conversion of 1 micromole of substrate, 1 micromole of substrate per मिनट। ये वो अमाउंट है एंजाइम की, हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। हमने 1 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराना है 1 मिनट के अंदर। तो वो जो अमाउंट होते हैं एंजाइम की, उसे बोलते हैं हम एक्टिविटी यूनिट। क्या बोलते हैं? एक्टिविटी यूनिट। इट इज द अमाउंट ऑफ एंजाइम दैट कैटलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ 1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट पर मिनट। ठीक है, फिर एक होती है आपकी कैटल। एक क्या होती है? कैटल। इट इज द अमाउंट ऑफ एंजाइम, इट इज द अमाउंट ऑफ एंजाइम which catalyzes the, it is the amount of enzyme which catalyzes the conversion of, which catalyzes the conversion of 1 mole of substrate per second, conversion of 1 mole of substrate per second, 1 mole of substrate per second। ठीक है, एक तरफ वो एंजाइम अमाउंट की जो 1 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करती है 1 मिनट के अंदर। ठीक है ना, 1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट पर मिनट। एक तरफ है 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट पर सेकंड। ठीक है, अब ऑब्वियसली कैटल इज ए बिग यूनिट, क्योंकि कैटल में 1 मोल सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करना है, वो भी 1 सेकंड के अंदर। इसमें 1 माइक्रोमोल को करना है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो एक रिलेशन होता है जो आपको याद रखना है। वन कैटल, वन कैटल इज इक्वल टू 6 × 10⁷ यूनिट। 1 कैटल इज इक्वल टू 6 × 10⁷ यूनिट। एक कैटल किसके इक्वल होती है? 6 × 10⁷ यूनिट। 1 कैटल इज इक्वल टू 6 × 10⁷ यूनिट। So it is amount of enzyme which catalyze the conversion of 1 mole of substrate per second। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। फिर एक होता है स्पेसिफिक एक्टिविटी। क्या होती है? स्पेसिफिक एक्टिविटी।
स्पेसिफिक एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी बेसिकली क्या होती है? दैट इज एक्टिविटी बाय मिलीग्राम ऑफ एंजाइम। जैसे जो भी आपकी एक्टिविटी आ रही है उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं? मिलीग्राम ऑफ एंजाइम। एक्टिविटी डिवाइडेड बाय मिलीग्राम ऑफ एंजाइम, उसे हम क्या बोलते हैं? आपकी स्पेसिफिक एक्टिविटी। एक्टिविटी डिवाइडेड बाय मिलीग्राम ऑफ एंजाइम, उसे हम क्या बोलते हैं? आपकी स्पेसिफिक एक्टिविटी। एक्टिविटी को हम किससे डिवाइड कर देंगे? मिलीग्राम ऑफ एंजाइम से। ठीक है, तो एक्टिविटी यूनिट होगी आपका कैटल हो गया, और एक हमने किसके बारे में डिस्कस किया? स्पेसिफिक एक्टिविटी। किसके बारे में डिस्कस किया? स्पेसिफिक एक्टिविटी। एक्टिविटी डिवाइडेड बाय मिलीग्राम ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो इस पे बेस्ड अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस। और एक कंसेप्ट होता है टर्नओवर नंबर का। ठीक है, एक्चुअली टर्नओवर नंबर हमें वही बताता है कि मैक्सिमम कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि उसको हम के कैट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक कंसेप्ट अभी हम देखेंगे किसका? टर्नओवर नंबर का। क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना उसमें टर्नओवर नंबर और स्पेसिफिक एक्टिविटी कई बार एक साथ निकालने को दे देते हैं। टर्नओवर नंबर, टर्नओवर नंबर को हम और क्या बोलते हैं? आपका के कैट। इट इज ऑल्सो नोन एज के कैट। सो के कैट इज बेसिकली इक्वल टू वी मैक्स बाय ई टी। वी मैक्स मतलब जो मैक्सिमम जो भी स्पीड ऑफ रिएक्शन है, वी मैक्स बाय ई टी। ठीक है, अब वी मैक्स जैसे मान लो आपने कह दिया कितने मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट है पर मिनट, या कुछ भी हो सकता है पर सेकंड, कि कितने मोल ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं पर सेकंड, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ एंजाइम। ठीक है, अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना था? जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों के क्या चाहिए होते हैं? मोल्स ही होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? मोल्स, मोल्स ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट आती है वो टाइम इनवर्स वन होती है। ठीक है, दोनों मोल कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/सेकंड, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? और सेकंड इनवर्स वन। तो बेसिकली इसको जो यूनिट होती है ना, दैट कुड बी मिनट इनवर्स वन, और यू कैन से और सेकंड इनवर्स वन। ठीक है, और बेसिकली यू कैन से इट इज टाइम इनवर्स वन। टाइम इनवर्स वन। ठीक है, मिनट सेकंड, या आप इसको क्या बोल सकते हो? टाइम इनवर्स वन। सो टर्न ओवर नंबर जिसे हम क्या बोलते हैं? के कैट, दैट इज इक्वल टू वी मैक्स बाय ई टी। तो टर्नओवर नंबर, अब इसमें जो क्वेश्चन आता है ना, अगर तो आपको दोनों के मोल्स गिवन है तब तो ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, अगर आपको गिवन है जैसे गिवन वेट और मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, तो आपको पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अगर दोनों के मोल्स गिवन है तो ठीक है। कई बार क्वेश्चन में एक के मोल्स गिवन होते हैं, एक का वेट दिया होता है और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी दिया होता है, या फिर दोनों के ही वेट और मॉलिक्यूलर वेट होंगे, तो हमें दोनों के ही मोल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये है सिर्फ थोड़ा सा हमने जो, दिस इज जस्ट ए, यू कैन से कि जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट है। एक्टिविटी यूनिट क्या होता है, कैटल क्या होता है, स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अभी हमने कहा कि एक कैटल कितनी यूनिट के इक्वल है? 6 × 10⁻⁷। ठीक है, ये हमने लिखा है। तो आप मुझे ये बताओ, एक यूनिट को अगर मुझे लिखना हो, दैट इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक नैनो कैटल। एक यूनिट कितने नैनो कैटल के इक्वल होगी? 1 यूनिट विल बी इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक नैनो कैटल। जैसे एक कैटल तो 6 × 10⁻⁷ यूनिट है, तो एक यूनिट आप बताओ कितने नैनो कैटल्स के इक्वल होगी? करो इसको कैलकुलेट। अब देखो ना, 1 कैटल इज 6 × 10⁻⁷ यूनिट, तो 1 यूनिट कितने नैनो कैटल के इक्वल होगा? तो अब सिंपली आपको पता है कि 1 यूनिट का मतलब क्या होगा? 1/6 × 10⁻⁷। तो ये ऊपर इसको मैं -7 लिख सकता हूँ। ठीक है, बट मुझे आंसर किसमें चाहिए? नैनो में। तो वही सेम वे जैसे वहां पर -4 था, तो माइक्रो के लिए मैंने, क्योंकि मुझे मैंने उसको 100 से मल्टीप्लाई करा था, 100 से डिवाइड, यहां पर भी मेरे को क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, क्योंकि जो डिवीजन में है वो ऊपर आके माइनस में हो जाता है। तो कितना आ गया? 100/6 इंटू
10⁻⁹ और 10⁻⁹ को मैं क्या लिख सकता हूँ, नैनो कैटल। तो ये कितना आ गया, 16.67 नैनो कैटल, नैनो कैटल। ठीक है, डन। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर आपको क्या गिवन है, यहां पर मुझे एंजाइम की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 20 नैनोमोलर। ठीक है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 40 माइक्रोमोलर। ठीक है, यहां पर मुझे वी नॉट कितना गिवन है, 9.6। मुझे यहां पर के कैट दिया हुआ है, के कैट कितना दिया हुआ है, 600 सेकेंड इनवर्स 1। अभी मैंने आपको बताया ना कि के कैट की जो यूनिट होती है वो टाइम इनवर्स 1 होती है। तो वो पूछ रहा है कि बताओ के एम कितना होगा। ठीक है ना, अब मेरे को फॉर्मूला क्या बताया वी नॉट का, तो वी मैक्स इंटू एस बाई के एम प्लस एस, के एम प्लस एस। मुझे के एम निकालना है। ठीक है, वी नॉट मुझे गिवन है। ठीक है, और मुझे और क्या गिवन है, आपका एस भी गिवन है, लेकिन मेरे पास वी मैक्स नहीं है। ठीक है, अब वी मैक्स हम कैसे निकाल सकते हैं, के कैट से, क्योंकि के कैट का फॉर्मूला क्या था, वी मैक्स बाई ई टी। वी मैक्स, के कैट भी मुझे गिवन है, एंजाइम की कंसंट्रेशन भी मुझे गिवन है, तो मुझे मैं क्या निकाल सकता हूं, वी मैक्स। ठीक है, तो करिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, के एम। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था, हमें के कैट गिवन है, के कैट कितना गिवन है, 600। ठीक है, वी मैक्स हमें निकालना है, और एंजाइम की कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास, 20 नैनोमोलर। ठीक है, देखो लेकिन वी नोट आपको माइक्रोमोलर में गिवन है ना, तो इसको हमें 20 नैनोमोलर को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइक्रो के अंदर। ठीक है, तो दैट कुड बी दैट दैट इज 20 × 10⁻⁹। अब माइक्रो का मतलब मेरे को इसको -6 की फॉर्म में लिखना है। सो 20 × -3 × -6, -6 क्या हो जाएगा आपका, माइक्रोमोलर। तो मतलब इट इज 20/1000, विच इज 0.02, 0.02 माइक्रोमोलर। तो सिंपली वी मैक्स को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 0.02 से। तो यहां से वी मैक्स कितना आ जाएगा मेरे पास, 12 माइक्रोमोलर पर सेकेंड। ठीक है, वी नोट कितना गिवन है, 9.6। वी मैक्स कितना गिवन है, 12। एस कितना गिवन है, 40। ठीक है, के एम हमने निकालना है, के एम प्लस 40। तो ये उधर जाएगा, तो 9.6 के एम प्लस 9.6 इंटू 40 कितना होगा आपका, 384, विच इज इक्वल टू 12 × 40, 40 इज 480। तो 9.6 के एम किसके इक्वल आ गया, 96। सो के एम विल बी इक्वल टू 10 माइक्रोमोलर। सो द राइट आंसर इज 10 माइक्रोमोलर। ठीक है, क्लियर है ये। ठीक है, ये भी जैसे क्वेश्चन है टर्नओवर नंबर वाला। अब इसमें देखो ना, मैं आपको, जैसे ये भी आप ट्राई करना, जैसे इसमें आपको देखो वी मैक्स मोल्स में गिवन है। ठीक है, लेकिन एंजाइम की कंसंट्रेशन किस में गिवन है, ये यहाँ पे 10⁻⁻1 होगा, ग्राम पर लीटर में है। तो आपको गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ जी, ये लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा था। अब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, टर्नओवर नंबर। ठीक है, अब इसमें आपको देखो ना, वी मैक्स गिवन है, और वो मोल्स में गिवन है। अब आपको मोल्स में गिवन है, तो उसको तो आपने एज इट इज लिखना है, लेकिन जो एंजाइम की कंसंट्रेशन है वो मुझे ग्राम पर लीटर में है। ठीक है, अगर तो देखो टर्नओवर नंबर की जो यूनिट्स हैं वो सिंपली है टाइम इनवर्स 1, दैट इज सेकंड इनवर्स 1।
मैंने आपको पहले ही बताया, अगर तो दोनों के मोल्स गिवन है तो ठीक है, आप दोनों के मोल्स को डिवाइड करो और आंसर निकाल दो। लेकिन अगर हमें एक का वेट गिवन है ग्राम में और मॉलिक्यूलर वेट भी गिवन है, तो पहले आप उसको मोल्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको सिंपली पता ही है, वो क्या होता है आपका, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। दैट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना। अब ये वाला क्वेश्चन चलो मैं आपको कराता हूं। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर आपको टर्नओवर नंबर भी निकालना है और स्पेसिफिक एक्टिविटी भी निकालनी है। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई थी स्पेसिफिक एक्टिविटी की, एक्टिविटी डिवाइडेड बाय मिलीग्राम ऑफ एंजाइम। ठीक है, अब देखो उसने आपको क्या दिया है, द टर्नओवर नंबर एंड स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है एंजाइम का, 40,000, ये मुझे गिवन है इन ए रिएक्शन। ठीक है, वी मैक्स कितना गिवन है, 4 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट रिएक्टेड पर मिनट। ठीक है, और एंजाइम की अमाउंट कितनी गिवन है, 2 माइक्रोग्राम। ठीक है, अब टर्नओवर नंबर का फॉर्मूला क्या है, वी मैक्स बाय ईटी, वी मैक्स बाय ईटी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टर्नओवर नंबर। ठीक है, वी मैक्स बाय ईटी। ठीक है, और जो स्पेसिफिक एक्टिविटी मैंने बताई था उसका फॉर्मूला क्या है, एक्टिविटी डिवाइडेड बाय मिलीग्राम ऑफ एंजाइम। ठीक है, अगर मैं एक्टिविटी को मिलीग्राम ऑफ एंजाइम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, स्पेसिफिक एक्टिविटी। ठीक है, अब देखो वी मैक्स कितना है, वी मैक्स तो कितना गिवन है, 4 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट रिएक्टेड पर मिनट, यही बताया था ना एक्टिविटी यूनिट की, वैसे यही डेफिनेशन थी। ठीक है, तो ये तो हमने सिंपली 4 लिख दिया, दैट इज 4 माइक्रोमोल। अब देखो एंजाइम की अमाउंट माइक्रोग्राम में गिवन है। ठीक है, और जब मैं उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करूंगा तो वो भी माइक्रोमोल ही आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये भी माइक्रोमोल में गिवन है। तो अमाउंट कितनी है एंजाइम की, 2 माइक्रोग्राम, बट मेरे को तो मोल्स चाहिए ना। ठीक है ना, मोल्स के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो 40,000 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर 40,000 ऊपर चला गया तो क्या आंसर आया, 80,000, 80,000 पर मिनट। क्या आंसर आ गया, 80,000 पर मिनट, क्योंकि यहां पर मेरे को ऊपर वाला माइक्रोमोल्स में गिवन है, तो ऑब्वियसली नीचे भी माइक्रोमोल्स ही लिखने पड़ेंगे, तभी तो कट कर पाओगे ना, और वेट माइक्रोग्राम में ही गिवन है। तो जब आप गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द माइक्रोमोल्स। क्या आपको क्या मिलेगा, माइक्रोमोल्स। तो आंसर आ गया 80,000, तो 80,000 पर मिनट तो यहां पर दो ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है किसकी, स्पेसिफिक एक्टिविटी। ठीक है, अब एक्टिविटी कितनी गिवन है मुझे, यहां पर एक्टिविटी ये वी मैक्स ही तो होता है, यही तो था ना, एक्टिविटी क्या होता है कि माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट रिएक्टेड पर मिनट, तो ये तो मुझे कितने गिवन है, 4 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट पर मिनट। ठीक है, 4 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट पर मिनट। लेकिन स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालने के लिए जो एंजाइम मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए मिलीग्राम्स के अंदर। यहाँ पे एक चीज स्पेशल क्या है कि मुझे जो एंजाइम चाहिए वो किस में चाहिए, मिलीग्राम्स में। लेकिन एंजाइम मुझे गिवन किस में है, माइक्रोग्राम्स में। ठीक है ना, तो मेरे को इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 2 माइक्रोग्राम का मतलब क्या है, 2 × 10⁻⁻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 
की पावर -3, क्योंकि ऊपर वाली पावर तो ऐड होती हैं, यही होता है ना, -3 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 -6 होता है। ये नहीं होता कि -3 इंटू -3 कर दे +9 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया मिली, तो कितना हो गया ये 2 इंटू 10 की पावर -3 मिलीग्राम। दिस इज द अमाउंट ऑफ एंजाइम इन मिलीग्राम। सो वट आई विल डू, मैं नीचे 2 इंटू 10 की पावर -3 लिखूंगा। ठीक है, तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब 2 2 2 जा 4 आ गया, -3 ऊपर चला गया, तो 2 इंटू 10 की पावर 3 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट पर मिनट। तो मेरा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट।
अब कई बार पता है हम ऐसे घबरा जाते हैं ना कि पता नहीं, जैसे हमें वेट, अब मॉलिक्यूलर वेट 40,000 डेल्टन गिवन है, तो मैं इसको कैसे करूं? ठीक है, अब देखो क्या एंजाइम की अमाउंट माइक्रोग्राम में है, तो जब मैं गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करूंगा तो फिर वो माइक्रोमोल्स में ही आएगा। ठीक है ना? हाँ, अब ये होता है कि अगर ये एंजाइम की अमाउंट मुझे मान लो मिलीग्राम्स में गिवन होती, तो क्योंकि ये माइक्रोमोल में है, फिर मेरे को इसको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन एक्टिविटी निकालने के लिए मुझे मिलीग्राम में ही चाहिए। ठीक है, तो वो अगर मिलीग्राम में गिवन होता तो उसको मैं मिलीग्राम में लिख देता, लेकिन क्योंकि ऊपर माइक्रोमोल है तो नीचे भी माइक्रोमोल ही होने चाहिए। जैसे आप देखो ना, हम लिखते हैं मोल्स ऑफ एंजाइम है मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट, तो मोल से मोल कैंसिल होता है। अगर ऊपर माइक्रोमोल है तो नीचे माइक्रोमोल होने चाहिए। देखो मैंने आपको सीधा सिंपल सी बात बताई थी, अगर मैं लिख रहा हूं ऊपर 1 kg, ठीक है, और मैं नीचे लिख रहा हूं 100 ग्राम्स, इनको आप ऐसे कट नहीं कर सकते। ठीक है ना? जैसे मैंने लिखा 1 kg डिवाइडेड बाय 100 ग्राम, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। या तो आप इसको कन्वर्ट करो ग्राम्स में, 1 kg को करोगे तो 1000 ग्राम बाय 100 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया तब 10 आएगा। ठीक है, जैसे 1 kg बाय 1000 ग्राम है। अब देखो अगर मेरे को ये वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए या तो 1 kg को मैं ग्राम्स में लिखूं तो 1000 ग्राम बाय 100, तो वो कितना आएगा? ये भी 100 ग्राम है तो कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया तो 10 आया। या मैं क्या करता हूं, 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देता हूं, तो वो कितना होगा? इसको मैं केजी रखता हूं, 100 ग्राम केजी का मतलब कितना है? 0.1 kg, तो केजी से केजी कैंसिल हो गया तब भी वैल्यू 10 आएगी। ऐसा नहीं होता ना, ऊपर माइक्रोमोल है नीचे मोल है, ऐसे नहीं आप कट कर सकते। ठीक है, या ऊपर माइक्रोमोल है नीचे मिलीमोल है, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, तभी आप उनको ऐड भी कर सकते हो, तभी आप उनको डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि ऊपर आप कुछ और लिख रहे हो नीचे कुछ और लिख रहे हो। 1 kg बाय 100 को तो ये थोड़ा है कि आप ऊपर 10 की पावर -2 लिख दोगे। ठीक है, ये तो आंसर ही नहीं आता। या तो दोनों को यू हैव टू कीप बोथ ऑफ देम इन द सेम यूनिट। ठीक है, या तो दोनों को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दो, या जो जो चीज ग्राम में गिवन है उसको आप केजी में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, आए समझ में ये? हम्म। 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 एक ही बात है, आयु कहाँ लिखा हुआ है? आयु ना, पता है आयु कई जगह पर, मतलब वो इंटरनेशनल यूनिट जो आप कह रहे हो, वो मेरे ख्याल में यही वाली होती है जो यू वाली है, क्योंकि कैटल तो अलग हो गया ना, कैटल अलग हो गया, तो आयु जो आप कह रहे हो ना वो यू ही होगा। द अमाउंट ऑफ एंजाइम दैट कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ 1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट पर मिनट, वो एक एक्टिविटी यूनिट काउंट होती है। ठीक है, कोई और फॉर्मूले नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी, आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो ये स्किल होना चाहिए बस आपके अंदर। ठीक है, अगर आप उसको ठीक से कैलकुलेट कर रहे हो, अगर आप उसको आंसर निकाल रहे हो, ठीक है ना? आंसर क्या ऐसा होता है कि आप एक बार वैल्यूज पुट तो करो ना, तब आप देखो क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि अगर आप वैल्यू सही नहीं पुट करोगे तो फिर आंसर गलत आएगा। एक बार आप ये जो है ना, ये सब चीजें मैंने आपको जैसे बताया, माइक्रोमोल है ये माइक्रोग्राम है, ठीक है, तो मैं अगर इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करूंगा तो वो माइक्रोमोल ही आएंगे। ठीक है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। लेकिन अगर ये चीज मिलीग्राम में होती, फिर मेरे को इसको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता, ताकि जब मैं मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करूं तो माइक्रोमोल्स आए। ठीक है, ये मतलब आपको स्किल चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, फॉर्मूला है, फॉर्मूले तो मतलब अगर आप इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को पूरा पढ़ोगे ना, जो भी हम पढ़ेंगे 4-5 दिन, अगर आप थ्योरेटिकल बात करोगे, थ्योरी तो यू विल, अगर आप उसको 1 घंटा भी थ्योरी पढ़ोगे तो 1 घंटे में हो जाएगी, लेकिन मेन है कि हमें क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को किस किस टाइप के आप देख रहे हो ना, पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया दैट वाज जस्ट बेस्ड ऑन वेलोसिटी, कि v इज इक्वल टू वी मैक्स एस बाई के एम प्लस एस, ये एक टाइप होगी। दूसरी टाइप के अंदर क्वेश्चन क्या आ रहा है? टर्नओवर नंबर और आपका स्पेसिफिक एक्टिविटी या जो भी यूनिट्स की बात है। फिर एक क्वेश्चन आपको पता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है? एक्चुअली एक चीज हमें ये शायद मैंने आपको बताया नहीं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था जो के एम है वो कम से कम होना चाहिए।
ठीक है, लेकिन जो के कैट है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये तो टर्नओवर नंबर है कि वो मैक्सिमम कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर मैं एंजाइम की बात करूं, तो जिसका के कैट ज्यादा है, इसका मतलब वो एंजाइम बेटर है। लेकिन जिसका के एम कम है, वो एंजाइम बेटर है। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, एंजाइम है, उसके सबस्ट्रेट है, मान लो एंजाइम के 4 सबस्ट्रेट है। अब के कैट किसी और के लिए ज्यादा होता है, के एम किसी और के लिए कम होता है। तो वहां पर फिर हम क्या करते हैं, हम ना के कैट बाय के एम की रेशियो निकालते हैं। देखो ना, अब के एम देख रहा हूं, अगर मुझे सिर्फ के एम गिवन है तो मैं किसको देखता हूं, जो सबसे कम है। अब के कैट में देख रहा हूं तो किसी और के लिए ज्यादा है। अगर तो अकेला के एम गिवन होता तो मैं सबसे कम के एम देखता। अगर मुझे इंडिविजुअली के कैट गिवन होता तो मैं सबसे ज्यादा के कैट देखता। उस क्वेश्चन में वो कहां पे आपको फंसाते हैं कि के कैट किसी और के लिए ज्यादा दे देते हैं, के एम किसी और के लिए कम दे देते हैं। तो वहां पर आपको रेशियो निकालनी पड़ती है, के कैट बाय के एम रेशो जिसके लिए ज्यादा आएगी, मतलब एंजाइम उस सबस्ट्रेट के ऊपर बेटर एक्ट करेगा। ठीक है, वो एक एक क्वेश्चन वो भी हम बाद में करेंगे। उसको हम जैसे कैटालिटिक एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे बाद में कि के कैट बाय के एम क्या होता है आपका कैटालिटिक एफिशिएंसी। क्या होता है ये कैटालिटिक एफिशिएंसी, कैटालिटिक एफिशिएंसी, कैटालिटिक एफिशिएंसी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको। अब जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, अब देखो उसने आपको क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है जो कंसंट्रेशन है किसकी, प्यूरिफाइड एंजाइम की। एक एंजाइम है जिसको हमने क्या करा, प्यूरिफाई करा। उसकी कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 10 mg/ml। ठीक है, वो कह रहा है कि 10 microliters of this enzyme solution in a total reaction volume of 1 ml catalyze the formation of 20 nanomoles of product in 1 minute under optimum conditions। ठीक है, अब ये देखो ना, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे आपके पास एक एंजाइम है, आपने ना उसको प्यूरिफाई करा हुआ है। आपने उस एंजाइम, वो एंजाइम 10 mg है 1 ml के अंदर। ठीक है, जो मतलब हमारे पास एक एक कंसंट्रेशन है। मैंने क्या करा है, ये जो एंजाइम है जो 1 ml है, मैंने सिर्फ इसका 10 माइक्रोलीटर लिया है। कितना लिया है, 10 माइक्रोलीटर। जैसे 1 ml है ना, 1 ml में से 10 लिया है। आप देखो ना, 10 mg 1 ml में है, तो 10 माइक्रोलीटर में तो एंजाइम कम ही आएगा। ठीक है, तो अब 10 माइक्रोलीटर को भी मैं मतलब आगे ml में कन्वर्ट करूंगा। और मैंने टोटल रिएक्शन वॉल्यूम कितनी कर दी, 1 ml। ठीक है, जैसे 10 माइक्रोलीटर हम अगर ml में लिखें तो कितना होगा, 10 × 10⁻³ ml, क्योंकि माइक्रो -6 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, मतलब 0.01 ml। ठीक है, मतलब 1 ml जो मेरे पास था, जिसमें 10 mg/ml था, मैंने सिर्फ उसका 0.01 ml लिया है। और उसकी वॉल्यूम को मैंने 1 ml कर दिया। वो तो मतलब डाइल्यूशन होता है कि मैंने उसको डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, एक होता है डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर सिंपली क्या होता है, जो फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम आपने यहाँ पे कितनी किया, 1 ml। ठीक है, और एंजाइम आपने कितना लिया था, 0.01। तो इसका मतलब मैंने उसको 100 टाइम्स डाइल्यूट करा है। कितने टाइम डाइल्यूट करा है, 100 टाइम्स। ये होता है डाइल्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है, डाइल्यूशन फैक्टर। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर होता है फाइनल जो आपने वॉल्यूम बनाई है बाय इनिशियल कितनी है। ठीक है, अब अब देखो यहां पर मुझे कितने देर का, 20 नैनोमोल्स देर के हैं 1 मिनट के अंदर। अब एक्टिविटी की यूनिट की मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई थी, वो तो थी माइक्रोमोल। माइक्रोमोल था ना पर मिनट। तो अगर मेरे को कोई चीज नैनोमोल्स में गिवन है, तो मेरे को उसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइक्रोमोल्स में। ठीक है, मुझे क्या गिवन है, 20 नैनोमोल्स मतलब -9 गिवन है। तो मुझे माइक्रो में करने का मतलब है, इट विल बी 20 × 10⁻³ माइक्रोमोल्स पर मिनट। तो ये कितना आ गया, 0.02। 0.02, ये एक्टिविटी आ गई। क्या आ गई आपकी एक्टिविटी। ये तो देखो कब आई है, जब आपने
10 माइक्रोलीटर लिया एंजाइम का, 10 माइक्रोलीटर लिया एंजाइम का और उसको 1 ml में डाल दिया, ठीक है। और हमारे पास क्या आ रहा है आपका 20 नैनोमोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन 1 मिनट अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस, ठीक है। अब ये मतलब ये एक्टिविटी है, ये आपके पास क्या आई है, एक्टिविटी आई है, ठीक है। अब स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए क्या करना पड़ता है, एक्टिविटी को मिलीग्राम ऑफ एंजाइम, एंजाइम कितना है 10 मिलीग्राम, तो मेरे को 0.02 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से, ठीक है। अब देखो ये जो एक्टिविटी मेरे पास आई है, ये तो मेरे पास किस वजह से आई है, जो एंजाइम मैंने डाइल्यूट किया था, ठीक है ना, वो तो मैंने डाइल्यूट करा था, ठीक है। कितना डाइल्यूट करा था, उसको मैंने 100 टाइम्स डाइल्यूट करा है, तो इसमें मुझे उसको डाइल्यूशन फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो वैसे तो क्या होगा, एक्टिविटी निकाल ली, उसको हमने एंजाइम के अमाउंट से डिवाइड कर दिया, वो क्या होता है स्पेसिफिक एक्टिविटी, ठीक है। लेकिन यहां पर मुझे डाइल्यूशन फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 0.2, तो दिस विल बी द स्पेसिफिक एक्टिविटी। अब इस क्वेश्चन में देखो वैसे क्या, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, अगर एक तो चलो ये स्टेप तो आसान था कि नैनो की जगह मुझे माइक्रोमोल चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपने सिंपली 20 नैनोमोल को माइक्रोमोल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और आपको यह भी पता है एक्टिविटी को अगर हम मिलीग्राम ऑफ एंजाइम से डिवाइड करते हैं तो वो स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। अब यहां तक तो ठीक है कि 0.02 को आपने 10 से डिवाइड कर दिया, लेकिन आप ये बात भी समझो ना कि आपने 10 माइक्रोलीटर लिया है और आपने उसको डाइल्यूट करा है, कहां तक डाइल्यूट करा आपने, उसको 1 ml तक बनाया है, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक और तरीके से इसको बताऊं, आप एक सिंपल सी बात समझो कि अगर 10 mg 1 ml में है एंजाइम, ठीक है, 10 mg कितने ml में है, 1 ml में, या आप ये कह सकते हो कि 1 ml में 10 mg है, तो आप मुझे ये बताओ कि 0.01 ml में कितना होगा, 10 इंटू 0.01, ये कितना आएगा, ये एंजाइम की अमाउंट हम निकाल रहे हैं कि अगर 1 ml में 10 mg है तो पॉइंट वन ml में कितना आएगा, 10/100, मतलब 0.1 mg आएगा। 1 ml में 10 mg है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.01 ml, मतलब वो 1/100 है, तो वो 10/100 हो जाएगा, ठीक है। अब आप अगर मैं आपको, अब जैसे मैंने पहले डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करा, अब इसका मतलब क्या है, मेरी एक्टिविटी इस इतनी अमाउंट की वजह से आई है ना, तो आप अगर 0.02 को, ठीक है, आप इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, तब आंसर कितना आ रहा है, तब भी 0.2 आ रहा है, क्योंकि मैंने सीधा ही वो अमाउंट ही निकाल ली एंजाइम की जो 0.01 ml के अंदर है, तब तो मेरे को एक्टिविटी बाय अमाउंट ऑफ एंजाइम। लेकिन क्या था ना, मैंने यहां पर क्या किया था, एक तो मैंने एंजाइम लिया था टोटल, जबकि मैंने टोटल एंजाइम से ये एक्टिविटी नहीं निकाली है, जो मेरी 0.02 आई है, ये 10 mg की वजह से तोड़ा आई है, इसलिए मेरे को उसको डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ा। देखो आप इस बात को समझो, जो 20 नैनोमोल्स ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सिर्फ 10 माइक्रोलीटर एंजाइम की वजह से बन रहे हैं, और 10 माइक्रोलीटर एंजाइम के अंदर सिर्फ 0.1 mg ऑफ एंजाइम है, ठीक है। तो इसलिए जब मैंने, वैसे तो यहां पर जो एक्टिविटी आई थी उसको 10 से डिवाइड करा, लेकिन मैंने उसको डाइल्यूशन फैक्टर से क्यों मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि मैंने डाइल्यूट लिया है, हाँ 100 टाइम्स मैंने उसको, मतलब जो एंजाइम लिया था, ठीक है ना, वो 100 टाइम्स क्या था आपका, मतलब आपने तो सिर्फ 10 माइक्रोलीटर लिया ना, और टोटल 1 ml है, तो उसको डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अदरवाइज ये वाला तरीका है, 10 mg एंजाइम 1 ml के अंदर है, तो मैंने तो 10 माइक्रोलीटर लिया, 10 माइक्रोलीटर मैंने कितना निकाला था, 0.01 ml, तो 0.01 ml के अंदर कितना एंजाइम है, दैट इज 0.1 mg, तो 0.02 को 0.1 से डिवाइड कर दो,
ठीक है, थोड़ा सा ये इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है। एक तो सिंपल आपको दे रहा था ना वो, आपको कह रहा था सीधा स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालो। यहां पर थोड़ा सा उसने क्या करा, आपको एंजाइम दिया, लेकिन उसका इतना उस 10 mg पर एमएल का सिर्फ 10 माइक्रोलीटर लिया है। तो 10 माइक्रोलीटर के अंदर कितना एंजाइम है, क्योंकि ये जो आपके पास एक्टिविटी आ रही है ये उस 10 माइक्रोलीटर एंजाइम की वजह से आ रही है। ठीक है, पूरे एंजाइम की पूरे की वजह से थोड़ा आ रही है, पूरे की वजह से थोड़ा आ रही है। जैसे हमने मान लो पीछे क्वेश्चन किया था, हमने कहा कि ये हमारा वी मैक्स है, ठीक है, और मतलब ये हमारा वी मैक्स है और हमने बस एंजाइम को मिलीग्राम में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये है ना कि ये जितना एंजाइम हमने दिया उसकी वजह से वी मैक्स आ रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, जो एंजाइम हमें था पहले उसको आपने कम अमाउंट लिया, उसको डाइल्यूट करा, फिर उसकी वजह से एक्टिविटी आई। तो उसके लिए आपको एक्टिविटी को उस अमाउंट से डिवाइड करना है जो डाइल्यूटेड वाले आपका जो पॉइंट जो 10 माइक्रोलीटर एंजाइम आपने लिया है, आपको उससे डिवाइड करना पड़ेगा। और 10 माइक्रोलीटर के अंदर सिर्फ 0.1 mg है। आया समझ में कि? हम्म। हम्म। नहीं, हमने 10 माइक्रोलीटर एंजाइम लिया है, रिएक्शन वॉल्यूम हमने 1 ml करी है। रिएक्शन वॉल्यूम में हम्म। साइन थी हाँ। और उसके वजह से और एक्टिविटी 0.02 हाँ। वो थे, मतलब उसने 20 नैनोमोल्स ऑफ प्रोडक्ट हाँ, बनाए 20 नैनोमोल प्रोडक्ट बनाया है। थी 10 mg। तो हाँ। 10 mg से कितनी एक्टिविटी आएगी फाइनली वो निकालनी है। नहीं नहीं, हमें वो नहीं निकालनी ना। वो तो देखो क्या ना, आपको तो यूनिट पर एमजी निकालना है। ये जो आई है ये 0.1 mg की वजह से आई है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना 10 mg 1 ml में है, तो 1 ml में 0.1 mg है, क्योंकि मेरे सॉरी मेरे को कितना निकालता है 0.01 ml अमाउंट ऑफ एंजाइम जो 0.01 ml के अंदर है। अगर मैंने ये निकाल ली तो मैंने तो सीधा 0.02 को 0.1 से डिवाइड करना है। लेकिन अगर मैंने 0.02 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूं, ये तो फिर वो अमाउंट है ना जो ओरिजिनल गिवन थी, तब हमें डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कम अमाउंट लिया है। क्योंकि डाइल्यूशन फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये अमाउंट ही निकाल लेते हो 0.1 mg, ठीक है, तब आप सीधा आंसर निकाल सकते हो। मींस नॉर्मली एंजाइम वर्सेस देखो, हार्ड डाइल्यूशन एक्चुअली जब भी हम कोई भी करते हैं ना, जैसे अब आप कह रहे हो आपके पास एक 10 mg/ml है, तो वो उसमें तो अमाउंट ऑफ एंजाइम ज्यादा है। ठीक है ना, वैसे भी आप डाइल्यूशन फैक्टर और भी जगह पे हम किसी भी चीज को डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूशन फैक्टर का सीधा फंडा होता है कि जो फाइनल वॉल्यूम है बाय इनिशियल है। अब वो डिपेंड करता है ना अलग अलग क्वेश्चंस में हम डाइल्यूशन फैक्टर को कैसे यूज कर रहे हैं। देखो इसको ना आप थोड़ा सा, आपको एक बारी सोचना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। देखो आपको मैंने, जैसे अगर आपको डाइल्यूशन फैक्टर में नहीं जाना है। हाँ। हाँ, उसमें भी करते हो ना। हाँ, करना पड़ता है ना, क्योंकि आप क्या करते हो ना माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है कि जैसे आपने, क्योंकि अगर आप उसको डाइल्यूट नहीं करोगे तो फिर वो कॉलोनीज बहुत ज्यादा होंगी। तो पहले डाइल्यूट करते हो, फिर उससे जो कॉलोनीज आती हैं उसको फिर डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो, क्योंकि उससे हमें, क्योंकि अब आप सोचो ना एक चीज है 1 ml के अंदर, मान लो एक चीज 1 ml के अंदर, मान लो हमने कह दिया कि 100 बैक्टीरिया है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसका 10 ml कर दूंगा, तो अब 10 ml में 100 बैक्टीरिया है, मतलब कि 1 ml में 10 ही है। 1 ml में 10 है ना, तो जब हम 1 ml लेंगे तो हमारे पास 10 कॉलोनी आएंगी। फिर हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डाइल्यूशन फैक्टर से, ताकि एक्चुअल नंबर ऑफ कॉलोनीज आ जाए। वो हम करते हैं ना, जैसे आप बैक्टीरियोफाज में भी करते हो, बैक्टीरिया में भी करते हो। ठीक है, यहां पर चलो उससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग चीज है। ठीक है, वहां पे नंबर ऑफ कॉलोनीज वगैरह निकालनी होती है जो आप माइक्रोबायो में कह रहे हो ना। बट यहां पर सिंपली, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि इतनी अमाउंट ऑफ एंजाइम की वजह से ये एक्टिविटी आ रही है, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए एक्टिविटी को उसी अमाउंट ऑफ एंजाइम से डिवाइड करना है। ठीक है, आप ले 10 माइक्रोलीटर ले हो, तो आप यहाँ पे 10 से डिवाइड करके थोड़ा स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालोगे, तो हमें डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, डाइल्यूशन फैक्टर सिंपली क्या है, मान लो ये 10/100 है,
10/100 यही तो अमाउंट है, 0.1 mg। तो वो अमाउंट ऑफ एंजाइम ही तो है एक्चुअली, जो अगर मैं टोटल जो 10 mg पर ml मुझे गिवन है, अगर मैं उसको डाइल्यूशन फैक्टर से डिवाइड कर दूं, जैसे मैंने मल्टीप्लाई करा ना यहाँ पे, मान लो ये 10/100 है, तो 100 ऊपर ही जाएगा ना। तो मतलब फॉर्मूला के लिए हम कह देते हैं कि आप डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है। तो देखो ये सब होते हैं ना, मे बी यू कैन से कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता है अगर हमें ऐसी चीजें नहीं करी हुई हैं, बट वही है ना कि जब आप हम लर्न कर रहे हैं तो हम चीजों को सीखें। ठीक है, अब मैंने स्पेसिफिक एक्टिविटी सीख ली थी। ठीक है, फॉर्मूला मुझे याद है, बट देखो ना, सीधा एक फॉर्मूला पता उसे नहीं, हमें क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है ना, ये चीजें भी हमें थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन ही सिखाएंगे आपको, जहां बुक होगी फॉर्मूला दिया होता है स्पेसिफिक एक्टिविटीज, एक्टिविटी बाय mg, वहां पर और कुछ नहीं गिवन है। ठीक है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया, तो ये डाइल्यूशन वाली चीजें हैं, या कई कई बार और भी किसी कॉन्टेक्स्ट में हम क्वेश्चन करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए ना कि हम इस टाइप का क्वेश्चन हमने फेस किया हुआ है। क्वेश्चन फेस करते हैं तभी आपके अंदर थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। बट ये नहीं ना कि अब आप इग्नोर करो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने थ्योरी पढ़ी, तो थ्योरी भी मेरी तो वहीं तक ही है जहां तक मैंने आपको पहले बताई। ठीक है, बट क्वेश्चंस कराने के पीछे वही मोटिव है कि आप में, अब वही होता है ना, वो थ्योरी तो काम की नहीं अगर मेरा क्वेश्चन ही नहीं हुआ पेपर में। अल्टीमेटली तो क्या हुआ, मैंने मेहनत करी, मैंने थ्योरी सारी पढ़ ली, बट पेपर में क्वेश्चन नहीं हुआ, तो फिर क्या फायदा हुआ। तो इससे क्या होता है, हम थोड़ा उनके बारे में हमें समझ आती है। जैसे डाइल्यूशन फैक्टर मैंने यहाँ से सीख लिया, या मेरे को पता लगा कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, तो हमें ये होता है कि थोड़ा सा अपना एक्टिवेट करना है, कि हमें अलग अलग सिचुएशंस आए तो हम क्वेश्चंस को फेस कर पाए। ठीक है, तो चलिए बाकी इसके अंदर जैसे हमने जैसे ये वाला क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, एक दो तीन क्वेश्चन इसमें है, वो आप ट्राई करना। 11th हमने कर लिया, 10th भी कर लिया था। ठीक है, 9th मैंने आपको बेसिक फंडा बता दिया था, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। 7th में भी आपको सब कुछ गिवन है, आपने बस क्या निकालना है इसके अंदर, एस निकालना है। ठीक है, 6th हमने कर लिया, 5th भी कर लिया, 4th भी कर लिया, 3rd भी इजी है, ये भी आप कर लोगे, 2nd भी कर लिया, और हमने फर्स्ट भी। ठीक है, तो फिर इसमें हम कल प्लॉट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लाइनवेयर प्लॉट क्या होता है आपका, एडी हॉस्टी प्लॉट क्या होता है, और हेन्स वुल्फ प्लॉट क्या होता है। ठीक है, तो उन प्लॉट्स के बारे में फिर हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे।